साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। जब मृत्युलोक में कोई बड़ी घटना होती थी, कोई ऋषि मुनि तपस्या करने लगता था या कोई राजा अपने साम्राज्य का विकास करता था, तो इंद्रलोक में इंद्र का इंद्रासन सिंहासन हिलने लगता था और उन्हें खतरा हो जाता था कि हमसे बड़ा कोई न उत्पन्न होने पाए। राजा इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई देवता हमसे कहीं आगे बढ़ जाए। देवता की तो बात, कहीं कोई मनुष्य हमसे आगे न बढ़ जाए, कहीं कोई ऋषि मुनि हमसे आगे न बढ़ जाए। इसलिए उनका सिंहासन थरथराता था और उसके मुताबिक वो काम करते थे और जिसकी वजह से सिंहासन थरथराता था उससे हिसाब करते थे, उसका सफाया करते थे। उसी इंद्र की हालत आज नरेंद्र मोदी की हो गई है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, एक राज्य में कांग्रेस की और मेघालय में वहां की लोकल सरकार बनी है। तो 3 राज्यों का मुख्यमंत्री 9 दिन के बाद सुनिश्चित किया जा सका। 9 दिनों तक महाभारत चलता रहा, जूतम पैदार चलता रहा और जातीय समीकरण को बिठाने के लिए और अपने जानी दुश्मन क्षत्रपों को साइड लाइन करने के लिए जिस तरह की नौटंकी चलती रही उसे आपने देखा। और जो सोशल इंजीनियरिंग कल्याण सिंह के समय से स्टार्ट हुई थी, उस सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने। सोशल इंजीनियरिंग के तहत छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, विष्णुदेव साय को। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को ओबीसी जाति से, ओबीसी कम्युनिटी से, और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को तो ब्राह्मण, ओबीसी, आदिवासी और उप मुख्यमंत्री के रूप में दलित की भी नियुक्ति की गई है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। तो जातीय समीकरण को साधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और यही नरेंद्र मोदी इन्हीं राज्यों के चुनावों में कई बार कह चुके हैं कि जाति तो कोई होती ही नहीं है। गरीब होता है, महिला होती है, बेरोजगार होता है, किसान होता है, इसके अलावा कोई जाति नहीं होती है। लेकिन कारपोरेट का नाम लेना वो शायद भूल गए, भूल क्या गए, नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि कारपोरेट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं सुन सकते हैं। मणिपुर का नाम नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं सुन सकते हैं, और तो और राहुल गांधी का भी नाम नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं सुन सकते हैं। तो जिस तरह से राजस्थान में आज भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं, या कहें कि अब तो मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया, बस शपथ लेने की कवायद बाकी रह गई है, वो भी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि 1 महीने पहले चुनाव प्रचार के दौरान छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का है। वहां पर एक जनसभा में वसुंधरा राजे ने भाषण देते हुए कहा था, बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज लग रही थी, हताश लग रही थी, और उन्होंने कहा था कि लगता है कि अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास की बात उन्होंने कहा और तुरंत नरेंद्र मोदी ने अपना दूत भेज दिया उनके पास समझौता कराने के लिए, और चुनाव तक के लिए समझौता हो गया। लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ तो समझौता भी खत्म, और वसुंधरा राजे को साइड लाइन करके वसुंधरा राजे के साथ तमाम विधायकों का कम से कम 60 विधायकों का साथ था।
उनके घर पर आकर के मिल रहे थे, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, इसलिए क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और अगर तीसरी बार भी मुख्यमंत्री रहती और इनका कद इतना बड़ा हो जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगता दिल्ली में, कद बड़ा होता राजस्थान में, सिंहासन हिलता दिल्ली में। जैसे मृत्युलोक में कोई गतिविधियां होती थी तो सिंहासन हिलता था इंद्रलोक में। तो वसुंधरा राजे ने जो संन्यास की बात कही थी, क्या अब वो संन्यास लेंगी? अब तो वो राजनीति से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी नहीं रह गई हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी छुट्टी की जा सकती है। तो क्या संन्यास लेंगी? हमें तो लगता है कि संन्यास लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि वो पार्टी में रह कर पार्टी के खिलाफ काम करें। चूंकि उनके साथ बहुत से विधायक हैं, इसलिए वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर सकती हैं, ऐसा सोच सकते हैं मोदी और शाह, चाहे भले ही वसुंधरा राजे का ऐसा विचार न हो। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा ने आज अपनी व्यथा खुल करके मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में जाकर के किसी पद के लिए याचना नहीं करेंगे, हम पद मांगने नहीं जाएंगे, इसके बजाय हम आत्महत्या कर सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन दिल्ली नहीं जा सकते हैं। उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है उनके इन शब्दों से। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान बगावत भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अपने समर्थक विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। और यही काम वसुंधरा भी कर सकती है, क्योंकि किसी को के ऊपर इतना दबाव डालिए, इतना मानसिक प्रेशर बनाइए, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से हतप्रभ कर दीजिए, तो वो कहां तक बर्दाश्त करेगा। तो मामा का यह कहना कि हम मर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जा करके सरेंडर नहीं कर सकते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिल्ली में आकर सरेंडर कर दें, तो लोगों का कहना है कि उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि कृषि मंत्री की पोस्ट खाली हो चुकी है जब से नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश गए। और नरेंद्र तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए अब उन्हें दिल्ली मंत्रिमंडल में बुलाया भी नहीं जाएगा। लेकिन कृषि मंत्री तक के पद को ठुकरा करके उन्होंने जो संदेश दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल आया हुआ है। रमन सिंह, इनको भी विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आदिवासी है, कोई चर्चित चेहरा नहीं थे, लेकिन ऐसे ऐसे चेहरे ढूंढ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए हैं जिसे कि लोग जानते भी नहीं थे। बाहर के लोगों, दूसरे प्रदेश के लोगों की तो बात दूर, राजस्थान के लोग भी नहीं जानते अच्छी तरह से कि भजनलाल शर्मा कौन है। छत्तीसगढ़ के सभी लोग नहीं जानते कि विष्णुदेव साय कौन है। मध्य प्रदेश के लोग भी नहीं जानते कि मोहन यादव कौन है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की मानसिकता और उनका चुनाव करने की पद्धति अजीबोगरीब है। जो नाम चर्चा में नहीं है वो नाम आ गए, और जो नाम चर्चा में था वो नाम पीछे छूट गए। 3 राज्यों में कहीं पर भी पिछले छत्रप को नहीं नियुक्त किया गया, नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया, और ये सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही इनको दुश्मन मानते हैं, सियासी दुश्मन। और कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मनों की कमी नहीं है।
एक पुरानी फिल्म का गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो शिवराज सिंह चौहान इस लाइन को कैसे गाते होंगे? दुश्मन न करे मोदी ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। इसी तरह से रमन सिंह भी इस लाइन को, ये लाइन नहीं तो दूसरी लाइन को गद्य में नहीं तो पद्य में, पद्य में नहीं तो गद्य में जरूर स्मरण कर रहे होंगे। वसुंधरा राजे भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो कद बढ़ने लगता है उसको घटाने का काम, उसके पर कतरने का काम करते हैं और सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। सिर्फ डबल इंजन की ही बात नहीं है, और डबल इंजन में जहां अभी चुनाव भी नहीं हुआ है और 2027 में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, अभी एक साल पहले 2022 में चुनाव हुआ है। योगी आदित्यनाथ के भी पर कतरने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं और केशव प्रसाद मौर्य या किसी और चेहरे को लाना चाहते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी, दूसरा चेहरा भी कोई हो सकता है। इनके मंत्रिमंडल में भी ओबीसी के कई चेहरे हैं, वो भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केशव प्रसाद ही हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद केशव प्रसाद के बारे में ही है। और उनको साइडलाइन करने के लिए अमित शाह काफी समय से लगे हुए हैं, लेकिन समय अब आया है लोकसभा चुनाव के पहले। लोकसभा चुनाव के पहले जो शाह के असली दुश्मन है योगी आदित्यनाथ, शाह और योगी में छिड़ी हुई है प्रधानमंत्री पद के लिए घमासान, आज से नहीं कई महीनों से। और इस घमासान को शाह जीतना चाहते हैं और उन्हीं का ये तिकड़म रचा हुआ है कि योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़ाया जाए लोकसभा का और वहां पर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह गुट के उप मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की भी छुट्टी होने वाली है, 3 की छुट्टी हो गई, अब चौथे छत्रप की छुट्टी होने वाली है। तो जो छत्रप 1 टर्म या 2 टर्म तक मुख्यमंत्री रहता है उसकी छुट्टी कर देते हैं, और अभी तो 1.5 टर्म भी नहीं हुआ योगी का, लेकिन इनकी भी छुट्टी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो कि क्या कर जाएंगे उन्हें खुद नहीं पता होता है, कितनी कड़ाई से निपटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के इस फैसले से, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को भी नहीं होगा। हो सकता है कि गोरखपुर जाने के बजाय पार्टी ही छोड़ दें योगी आदित्यनाथ भी, कुछ विधायकों को साथ में लेकर के पार्टी छोड़ दें। अब देखिए लोकसभा चुनाव के लिए जब सीट का बंटवारा होने लगेगा उस समय बदले जाने की संभावना है, ऐसा दिल्ली के सियासी गलियों में गूंज रहा है। प्रधानमंत्री किसी भी छत्रप, किसी भी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिससे कि उनकी कुर्सी थरथराती हो, और उसमें योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। प्रधानमंत्री के दुश्मनों की एक लंबी कतार है। दोस्त तो 2 ही है, आप समझ गए होंगे कौन दोस्त है, अडानी, अंबानी या कारपोरेट का कोई और बड़ा चेहरा भी हो सकता है, लेकिन दुश्मनों की एक लंबी कतार है। पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर भी बहुत से दुश्मन बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी के, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी में विस्फोट हो सकता है, ज्वालामुखी उठ सकता है। अभी तक इंतजार था कि इन 3 राज्यों में अगर हार होती है, अगर हार हुई होती 3 दिसंबर को, तो अब तक ज्वालामुखी फट गया होता, विस्फोट हो गया होता।
लेकिन थम गया है। लेकिन कब तक थमा रहेगा, क्योंकि धुआं उठ रहा है। आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से मोदी जी की तानाशाही से, मोदी जी के अहंकार से न केवल विपक्ष त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी नेता भी त्रस्त है। नितिन गडकरी हैं, इनको मंत्रिमंडल में लिया गया था तो 4-5 विभाग दिए गए थे। आज सिर्फ सड़क मंत्री हैं। और समय समय पर जब भी अवसर मिलता है, नितिन गडकरी साबुन लगा लगा करके धोते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनके ऊपर संघ का हाथ है। संघ के आदमी माने जाते हैं, नागपुर के रहने वाले हैं और नागपुर में ही हेडक्वार्टर है संघ का। मोहन भागवत का बरदहस्त है, मोहन भागवत का आशीर्वाद है, तो उनको मंत्रिमंडल से निकाला भी नहीं जा सकता। सड़क मंत्री के रूप में उन्हें बनाए रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी है। और अगर संघ का हाथ नहीं होता उनके सिर पर, तो अब तक उनकी भी छुट्टी कर दी गई होती, जैसे रविशंकर प्रसाद की छुट्टी की गई, प्रकाश जावड़ेकर की छुट्टी की गई और कई नेताओं की छुट्टी की गई है। कुछ मुस्लिम चेहरे भी हैं बिहार के, शहनवाज हुसैन हैं। अब तक नितिन गडकरी की भी छुट्टी हो गई होती, लेकिन नहीं, उनकी छुट्टी नहीं हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी 2014 से ही मोदी का विरोध कर रहे हैं और मोदी की नीतियां, मोदी का विकास मॉडल, मोदी का मैजिक, मोदी का चेहरा, मोदी का ईवीएम तक उन्हें पसंद नहीं है। ईवीएम के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। आज से नहीं है, कई साल पहले से हैं, जब से मोदी सत्ता में आए हैं। और सबसे पहले उन्होंने ही ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्योंकि पार्टी में है, इसलिए बेबाक रूप से सामने नहीं आते हैं, लेकिन नाराजगी उनके अंदर भी है। सतपाल मलिक कई राज्यों में राज्यपाल रहे हैं, कश्मीर में रहे हैं, मेघालय में, मणिपुर में, कई राज्यों में रहे हैं। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जानी दुश्मन। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की आलोचना की है, खास करके पुलवामा कांड पर। पुलवामा कांड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया और उसकी सजा मिली कि उन्हें न सिर्फ राज्यपाल के पद से हटाया गया, बल्कि पार्टी से भी बाहर कर दिया गया, उनकी सिक्योरिटी तक वापस ले ली गई। सत्यपाल मलिक एक जाट नेता है, किसान नेता है। किसान आंदोलन में भी वो मुखर होकर के सामने आ गए थे और प्रधानमंत्री के 3 काले कानूनों की भर्त्सना कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले भी, उस समय मिले जब तक 750 किसानों की मौत हो चुकी थी। सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि 750 किसान मारे गए हैं आंदोलन में, अब तो कुछ कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो किसान मरे हैं वो हमारे लिए मरे हैं। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उसके बाद से सतपाल मलिक और ज़्यादा खफा हो गए नरेंद्र मोदी से और नौबत यहां तक आई कि उन्हें राज्यपाल पद से हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी से भी हटाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन उनकी पार्टी में भी हैं, पार्टी से बाहर भी हैं। पार्टी से बाहर जो बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ कितना षड्यंत्र रचा गया। 2 साल तक की सजा मैक्सिमम होती है जिस मुकदमे में उन्हें फंसाया गया था, और मैक्सिमम सजा दिलाया गया। उनकी संसद सदस्यता छीनी गई, उनका घर भी छीना गया। लेकिन यहाँ पर गच्चा खा गए नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया, घर भी दिला दिया, संसद सदस्यता भी दिला दी। महुआ मोइत्रा, दानिश अली,
तमाम ऐसे सांसद हैं जो कि नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। महुआ मोइत्रा का मामला भी खूब गरमाया हुआ है। दानिश अली का मामला भी गरमाया हुआ था नई संसद भवन में, जब उन्हें गालियां दिया था रामवीर बिधूड़ी ने। सिर्फ भारत में ही नहीं, मुस्लिम कंट्रीज में भी इसकी भर्त्सना हुई थी। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ने भी इसकी भर्त्सना किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर सिकन नहीं आई और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक उसी तरह से महिला खिलाड़ियों ने आंदोलन किया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ उसका क्या है? कुछ नहीं हुआ। महिला आंदोलन खत्म हो गया, धरना प्रदर्शन बंद हो गया और वो शख्स जिसके ऊपर आरोप था महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करने का, यौन शोषण करने का, कुछ नहीं हुआ उसे, और उसे फिर से टिकट दिया जाएगा और फिर से वो जीत करके आएगा। राहुल गांधी सबसे बड़े दुश्मन इसलिए हैं कि वो अडानी का नाम लेते हैं। उन्होंने 28 घटक दलों को मिला करके इंडिया का गठन किया, इसलिए वो सबसे बड़े दुश्मन है। और इंडिया से जितना डरते हैं, इंडिया से जितना खौफ खाते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया को इंडी कहते हैं, घमंडिया कहते हैं, और तो क्या क्या शब्द नाम दिया है। और इंडिया का अभी तक उसकी गतिविधियां ठप थी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए कोई रैली नहीं हो सकी, कोई बैठक भी नहीं हो सकी। लेकिन इसी 19 तारीख से फिर से गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं, और अब गतिविधियां शुरू होगी तो वो परवान चढ़ेंगी। बैठक दर बैठक होगी, साझा प्रोग्राम, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया जाएगा, सीट बंटवारे की बात होगी, रैलियों के लिए योजना बनाई जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए सब कुछ किया जाएगा, जिसके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद भी नहीं होगी। एक तरह से देखें तो इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिरदर्द बना हुआ है। क्यों? क्योंकि 2019 में 63% वोट मिलता है विपक्ष को, 37% वोट मिलता है बीजेपी को। बीजेपी की सरकार बन जाती है और विपक्ष का वोट बटा हुआ था, इसलिए सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अगर पिछले 2019 का भी वोट पड़ जाता है इस बार, तब इंडिया की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है, 28 पार्टियां एकजुट हैं। सबसे बड़ा सिरदर्द इंडिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सबसे बड़े दुश्मन राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, और इस दुश्मनी को निभाने के लिए इन्हें सजा भी मिल रही है। गैर भाजपाई जितने भी क्षत्रप हैं, वो सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढर्रे पर चल रहे हैं और जिस तरह से दुश्मनों को बढ़ाते जा रहे हैं, पार्टी के अंदर दुश्मनों को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने वाले दिन सुकून के होंगे, सफलता के होंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद ले सकेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। उनके घर के दुश्मन ही, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन ही उनके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, और शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिया है कि वो बगावत करेंगे। वसुंधरा राजे भी बगावत कर सकती है, रमन सिंह भी कर सकते हैं, प्रकाश जावड़ेकर भी कर सकते, इनका साथ देंगे, नितिन गडकरी भी साथ देंगे, सतपाल मलिक भी, सुब्रमण्यम मन्नी भी, स्वामी भी साथ देंगे। जो दबी हुई आग है वो भभकने वाली है।
आग अपना दायरा बढ़ाने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भस्म करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।